ग्राम पंचायतों में शौचालयों के लिए जो अनुदान दिया जाता है 12,000 रुपये का, जिस तरीके की महंगाई है, आपको क्या लगता है कि वो उचित है? उससे चीज़ें हो जाती हैं और उसके बावजूद वो 12,000 रुपये लेने के लिए जो ग्राम का नागरिक है, गांव का नागरिक है, उसको 4 जगह पे पापड़ बेलने पड़ते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कि नहीं एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये है, वहाँ पे भी कुछ खर्चे लग जाते हैं। उस पर आपका कुछ कहना है सर? तो पंचायती राज व्यवस्था ने सफाई कर्मचारी की भी व्यवस्था की है सारी ग्राम पंचायतों में अगर देखा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो सफाई कर्मचारी जो अपने दायित्व के प्रति जस्टिस नहीं कर पाता है, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। तो अगर आप उनके जो दायित्व हैं उनके बारे में बताएं, क्योंकि आप उसी विभाग से आते हैं, और क्या जो गांव का नागरिक है उनके जो ग्राम का सफाई कर्मचारी है उसके दायित्वों के बारे में उससे प्रश्न पूछ सकता है, और किस तरीके से उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो कहाँ उठा सकता है? सबसे पहले मैं आपके लास्ट प्रश्न का ही उत्तर दे देता हूँ कि सफाई कर्मी से ही नहीं पूछ सकता है, एक आम नागरिक किसी भी अधिकारी से, कर्मचारी से, जो भी जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ है उससे पूछ सकता है जी, और उसका उत्तरदायित्व तो है कि उसकी बात का वो जवाब दे, क्योंकि वो लोक सेवक है, चाहे बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा कर्मचारी हो, सभी लोग जनता के प्रति ही जवाब दे। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि जनता किसी से भी सवाल पूछ सकती है। एक तो प्राथमिक शिक्षा डिस्कशन बहुत होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, सुधार की बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, आप जैसे लोगों की तरफ से किया जा रहा है, सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन वो विश्वसनीयता जो पुरानी थी, जैसे आप भी पढ़े होंगे, प्राइमरी विद्यालय से ही पढ़े होंगे, मेरे समय तक मैं भी गया हूँ, चाहे वो अमीर घर का बच्चा हो, गरीब घर का बच्चा हो, सब लोग वहीं पे जाते थे। लेकिन अगर पिछले 15-20 सालों में देखा जाए और अभी तो देखा जाए तो एक तरीके से नगण्य मान लिया गया है कि जिसको एकदम जो शोषित वंचित जो है वही जा रहा है प्राइमरी विद्यालयों में। तो उस तरफ आप लोग किस तरीके से काम करें, वो दोबारा से विश्वसनीयता लाई जाए, और जो नहीं भेज रहा है कोई बात नहीं है, जो भेज रहा है कम से कम उसका बच्चा वहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ करके वो आगे बढ़े, एक उदाहरण पेश करे, एक मिसाल पेश करे। लेकिन बेरोजगार हो करके, अच्छी खासी डिग्री ले करके, और डिग्री का रोना रो करके कि हम बहुत बड़ी डिग्री धारक हैं, हम ये छोटा काम कैसे करें? तो या तो भाई आप उसमें इतनी काबिलियत पैदा करो कि आपको जितनी बड़ी डिग्री उतनी बड़ी नौकरी, उतना बड़ा काम, और अगर आपको उस डिग्री के बल पर उतना बड़ा काम, उतनी बड़ी नौकरी, उतना बड़ा कोई भी काम नहीं मिल रहा है, तो फिर आप ऐसे डिप्रेशन में चले जाइए और अवसादग्रस्त होकर के घूमिए। तो अगर देखा जाए, जैसा आपने बोला कि 20 से 25 लोग हैं जो कि ग्राम पंचायत में उसके अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं, ताकि सुचारू रूप से चीज़ें चलें, तो आपको क्या चैलेंजेस दिखते हैं आज के डेट में? अगर देखा जाए कि ग्राम पंचायतों में क्या चैलेंजेस है जिसकी वजह से मुझे जो लगता है कि जितनी तेज़ी से गाँव में विकास होना चाहिए वो थोड़ा नहीं होता है, तो उसमें क्या चैलेंजेस है? नमस्कार, मैं हूं सर्वेश सिंह और स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं माननीय जितेंद्र मिश्रा जी, डिप्टी डायरेक्टर उप निदेशक पंचायत वाराणसी मंडल। उनके अंडर में 4 जिले आते हैं, बनारस, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर। आज हम उनसे बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, खास तौर से ग्राम पंचायत में किस तरीके से काम हो रहे हैं, सफाई कर्मी या प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पर किस तरीके से वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो सके, ताकि गांव में भी खुशहाली, स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छे से फल फूल सके। तो आइए मिलते हैं जितेंद्र मिश्रा जी से। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला कि 32 साल का आपका सेवा का अनुभव हो गया है, तो 32 साल पहले मैं चाहूँगा कि आप हम लोगों को ले चले, और उस टाइम पे जब आप छात्र थे, जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उस टाइम पे थॉट प्रोसेस क्या था, जागरूकता कैसी थी? देखिए, अगर मैं उस कालखंड की बात करूं तो उस समय चूँकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, शुद्ध गांव में मेरा निवास था, मेरे माता पिता वहीं पे रहते थे, तो उस समय प्रतियोगी परीक्षाओं के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं हुआ करती थी जी। लेकिन गांव के या इलाके के कुछ ऐसे हमारे बड़े भाई थे जो पहले से इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी देखा कि हम लोग भी क्यों न करें और क्यों ना वहाँ पहुँचें। तो बहुत लंबा कार्यकाल हम लोगों का वहाँ पे नहीं रहा,
और गांव से ही पढ़ाई करके हम लोग पीजी करने के बाद वहाँ पर गए और 2-3 सालों में ही थोड़ा सा प्रयास किए और सही दिशा में प्रयास किए, कंसंट्रेशन बना के प्रयास किए तो सिलेक्शन हो गया लोक सेवा आयोग के थ्रू। और बाकी बहुत कोई ज़्यादा इस तरह का उस समय माहौल नहीं था गांव में, ना तो कोई इस तरह का गाइडेंस था। हम लोगों ने एक तरह से समझिए कि खुद ही अपने आप को गाइड किया और अपने गाइडेंस पे ही काम किया और सफलता मिली। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि जैसा आपने बोला कि बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, बहुत सारे प्रयास नहीं थे, हाँ एक कंसंट्रेशन था कि नहीं करना है और थोड़ा सा अप्रोच आपने पॉजिटिव रखा था, बट जब सिलेक्शन हो गया उस टाइम पे आपका कैसा रिएक्शन था, माता पिता का कैसा रिएक्शन था, बाकी घर परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन था? देखिए, आपको सही चीज़ अगर मैं बताऊं तो मेरे माता पिता बहुत ही शालीन, बहुत ही शुद्ध, एक तरह से आप कह लीजिए कि गृहस्थ थे और बहुत ही संत प्रवृत्ति के कह लीजिए कि उनको कोई बहुत ऐसा इजहार नहीं करते थे खुशी का, ऐसा कुछ आने पर, और ना ही दुख का इजहार करते थे। तो वो गीता का एक श्लोक हमेशा कहते थे जिसमें वो सुख और दुख में समान भाव रखना बताया गया है। तो कभी इस तरह से उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन निश्चित रूप से जब किसी का बेटा या किसी का बच्चा कहीं पे अच्छा काम करता है तो निश्चित रूप से माता पिता को अच्छा लगता है, खुशी की अनुभूति होती है। तो कहीं ना कहीं वो अनुभूति तो उनको भी निश्चित रूप से हुई थी। लेकिन आज का जो समय है, जो सोशल मीडिया है, जो आज का युग है, जिस तरह का प्रचार प्रसार होता है कि गांव से लेकर के ज़िले से लेके ऊपर तक कोई भी सिलेक्शन होता है, किसी भी स्तर का होता है, तो उस तरह का उस समय माहौल नहीं था। ना तो इस तरह का मीडिया ही सक्रिय था, ना तो सोशल मीडिया सक्रिय था। तो निश्चित रूप से हम लोग एक तरह से कहिए कि अपने आप में ही खुश हो गए और माता पिता को भी बताए, कहे कि भी सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने भी कहा, संतोष व्यक्त किया कि चलो भाई एक नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई, अच्छी बात है जी। अगर ये 32 साल का अपना आप कार्यकाल देखें तो अपने आप को कैसा देखते हैं, कैसी संतुष्टि है, क्या चैलेंजेज रहे हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहें, क्योंकि 32 साल एक बहुत लंबा अनुभव हो जाता है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जिस कालखंड में हम लोगों ने सेवा शुरू की थी उस समय जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठने की उम्र थी वो भी कम थी, आज के परिप्रेक्ष्य में आज के सापेक्ष काफ़ी कम थी। तो निश्चित रूप से एक लंबी सेवा का अवसर मिला है मुझे और इस सेवा में रहते हुए बहुत संतुष्टि भी हुई है जी। और उसके पीछे रीज़न ये रहा है कि मैं पंचायती राज विभाग में आया और पंचायती राज विभाग मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो सबसे निचले स्तर पर काम करता है, सबसे गरीब व्यक्ति के लिए काम करता है, एक तरह से कहिए अंत्योदय के लिए काम करता है कि जो सबसे निचले पायदान पर व्यक्ति है उसके लिए काम करता है। और उसके लिए हमने जीवन में काम किया और बहुत सारे ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं, ऐसे छोटे छोटे उदाहरण हैं कि जब मैंने ऐसे लोगों के लिए काम किया जो बहुत ही नीडी पर्सन्स थे, जिनको बहुत ही आवश्यकता किसी चीज़ की थी, जिसको आज के समाज में मुझे लगता है कि अगर किसी को एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि अगर किसी को कई लाख का भी उपहार आप देंगे, गिफ्ट देंगे, तो मुझे लगता है कि वो खुशी उनको नहीं होगी। लेकिन उस समय अगर आपने एक बहुत ही कम लागत का शौचालय किसी व्यक्ति को दे दिया और उसके घर में एक शौचालय बन गया, और जब मैं नौकरी में आया था शुरुआत में ये 90 के दशक में, तो उस समय, आज तो शौचालय का दाम भी बढ़ गया, अनुदान भी बढ़ गया, 12,000 रुपये हम लोग दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त में हम लोग केवल और केवल मुश्किल से 1200-1500 रुपये देते थे। 1200 रुपये अनुदान देते, 300 रुपये उसको स्वयं को लगाना होता था, लेकिन उतने में ही उसको एक संतुष्टि का भाव उसके चेहरे पर आता था, बहुत ही अच्छा महसूस होता था। और कोई गरीब आदमी है, वो आया, छोटा सा काम भी उसका कर दिया, और गर्मी में आया, बैठा के उसको गिलास पानी पिला दिया, तो उस वक्त में वही उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी और बहुत अच्छा लगता था ये करके। जी, ये क्वेश्चन प्लान में तो नहीं था, लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया जो ग्राम पंचायतों में शौचालयों के लिए जो अनुदान दिया जाता है 12,000 रुपये का, जिस तरीके की महंगाई है, आपको क्या लगता है कि वो उचित है, उससे चीज़ें हो जाती हैं?
और उसके बावजूद वो 12,000 रुपये लेने के लिए जो ग्राम का नागरिक है, गांव का नागरिक है, उसको 4 जगह पे पापड़ बेलने पड़ते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कि नहीं एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये है, वहाँ पे भी कुछ खर्चे लग जाते हैं। उस पर आपका कुछ कहना है सर? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से इसमें बताऊंगा कि ये एक तरह का पारितोषिक है जी। जो भी व्यक्ति बनाता है, जो इस तरह की उस श्रेणी में आता है, उसको एक पारितोषिक मिलता है। उसको निश्चित रूप से अपने पास से कुछ ना कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं, लेकिन जो हमारा डिज़ाइन है ग्रामीण क्षेत्र में बनाने का, अगर वो उस 12,000 रुपये में भी बनाना चाहे तो उसको मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं आएगी, चूँकि उसमें 2 लीज फिट बनाने पड़ते हैं और बाकी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उतने में भी बन सकता है। और आज भी गांव में अगर आप देखिए, चूँकि मैं बुंदेलखंड जैसे इलाके में भी रहा हूँ, तो अगर आप देखिए तो 12,000 रुपये भी उनके लिए एक बड़ी धनराशि होती है। 12,000 रुपये अगर उनको मिल गया तो भी उनको बहुत कुछ राहत मिलती है। आज भी बहुत कुछ राहत मिलती है, क्योंकि सबके पास ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा हो, और 12,000 रुपये में भी वो बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको कुछ ना कुछ लगाना पड़ता तो लगा लेते हैं। दूसरा आपका ये प्रश्न था कि उनको दौड़ भाग करनी पड़ती है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो व्यवस्था इतनी स्मूथ बना दी गई है कि वो एप्लीकेशन अपने ग्राम पंचायत में भी दे सकता है, अपने पंचायत सचिवालय में दे सकता है, वो अपने एडीओ पंचायत को ब्लॉक पे दे सकता है, अपने बीडीओ को दे सकता है, वो जिले पे डीपीआरओ के यहाँ दे सकता है, कहीं भी दे सकता है। इसके साथ साथ उसको ऑनलाइन भी सुविधा दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन भी वो कर सकता है, घर बैठे कर सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि आपने जिक्र किया, तो हमारे पंचायत सचिवालयों में, सभी सचिवालयों में ऑलरेडी सीएससी का संचालन हो रहा है। जनसेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं। उसमें एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है और 2021 से ये काम पूरी तरह से चल रहा है। और वहाँ पे बैठ के ही वो आवेदन करा देता है और ऑनलाइन करा देता है। तो निश्चित रूप से उसको शौचालय की धनराशि 2 समान किस्तों में 6,000 रुपये में 12,000 रुपये उसको मिलते हैं और वो बना लेता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भाग दौड़ नहीं। आज की डेट में बहुत ही स्मूथली इस सिस्टम को वो कर सकता है और वो अपने लाभ को प्राप्त कर सकता है और प्राप्त कर भी रहे हैं। इसको थोड़ा सा और ब्रेक करना चाहूँगा। मुझे लग रहा है आपने बहुत हद तक तो आंसर कर दिया है। जो आपने बोला कि जिनको ज़रूरतमंदों को दिया जाता है, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि ग्राम पंचायत प्रधान पे सब लोग दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं कि नहीं हमारा भी बनवा दीजिए, हमारा भी। तो जो योग्यता है, अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किसको ये दिया जाता है और किसको नहीं दिया। जी हाँ, इसमें मोटे मोटा जो बीपीएल परिवार हैं, और वो ज़्यादातर आच्छादित हो ही जाते हैं गांव पंचायत में। मुझे लगता है कि मोर देन 90% लोग उस श्रेणी में आ जाते हैं। एक तो आपका बीपीएल परिवार हो गया, जो भी बीपीएल सूची में होगा उसको मिल सकता है। दूसरा आपका महिला मुखिया परिवार, जिस परिवार की मुखिया महिला ही हो उसको दिया जा सकता है। और इसी तरह से 4 श्रेणियाँ और हैं जो छोटी छोटी, उसमें उनको मिल जाते हैं लाभ। तो 5 श्रेणियाँ इस तरह से बनाई गई हैं। तो 5 श्रेणियों में उनको मुझे लगता है कि लगभग आबादी इसमें आच्छादित हो जाती है। जी जी हाँ। और एपीएल के लोगों को भी मिल जाता है, जो एपीएल में इस श्रेणी में होते हैं कि वो देखने में गरीब हैं और वाकई गरीब हैं, भले ही वो एपीएल की श्रेणी में है, तो उनको भी दिया जा सकता है। ऐसा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस समय तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस लेवल पे काम कर रही है कि कोई भी शौचालय विहीन न रहे। लगभग सबको मिल जाता है। जो बहुत बड़े घर वाले हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, वो ऑलरेडी बना चुके हैं जी। वो अपने संसाधनों से भी बना रहे हैं, बना चुके हैं। तो मोटे मोटा सबको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है जी। एक बार मैं चाहूँगा कि आप जो आपका डिपार्टमेंट है, जो पंचायती वाला, अगर उसके बारे में बताएं। जैसे आपका जो रोल आता है और आपके नीचे जो लोग आते हैं, अगर उनका किस तरीके से ग्राम पंचायतों में रोल है और किस तरीके से आप उनके विकास की धारा में अपना सहयोग दे रहे हैं, अगर उसके बारे में। देखिए, शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ आपको पंचायती राज विकास के सेटअप के विषय में जी, तो 1947 में हमारा एक्ट बना और एक्ट में ही ये सारी व्यवस्थाएं दे दी गई कि किस स्तर पर कौन काम करेगा, कैसे काम करेगा, कार्य करने का तरीका क्या होगा, खाका क्या होगा वो। और हम लोग इसके लिए अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग एक्ट के अनुसार काम करते हैं जी। और भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद ये विभाग स्थापित हुआ और इसमें एक एक्ट बनाया गया, पंचायती राज एक्ट 1947 जी। और उसमें वो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। निचले स्तर पर हमारी आज का जो सीन है, जो हमारा सेटअप है,
पहले हम जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन जो आज का सेटअप है उसमें हमारी ग्राम पंचायतें बनी हैं और उसका कॉन्सेप्ट ये है कि 1994 में जब ये बनाया गया, नियम लाया गया, 1993 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया और व्यवस्थाएं बनी, त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई। उसके बाद ये हुआ कि 1000 की आबादी तक ग्राम पंचायतों का गठन हो सकता है। उसके पहले 250 की आबादी पर ग्राम सभाओं का गठन हुआ करता था, मिनिमम 250 की आबादी पर। लेकिन जब ये नियमावली बनी और 95 में पहला हमारा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, तो उसके पहले ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई कि 1000 की आबादी पर आप ग्राम पंचायतों का गठन कर सकते हैं। उसके ऊपर जितनी भी आबादी हो, उसमें वार्ड में विभक्त किए गए, 11, 13, 15 जी इस तरह के वार्ड्स में ग्राम पंचायतों को विभाजित किया गया। तो सबसे छोटी इकाई हमारी आज ग्राम पंचायत है, जो कम से कम 1000 की आबादी पर है। इसके अलावा 10,000, 20,000 की आबादी वाली ग्राम पंचायतें भी हैं, तो वो हमारी सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद हमारा ब्लॉक पंचायत आती है, क्षेत्र पंचायत जिसको आप कहते हैं, ब्लॉक भी कहते हैं। तो वहाँ पर भी पंचायती राज के सेटअप में एक हमारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत होता है जी, और नीचे हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं ग्राम पंचायत के स्तर पर। वहाँ ग्राम विकास अधिकारी भी हमारा काम करता है, जो ग्राम विकास विभाग से आता है, और दोनों मिल करके वहाँ पे काम करते हैं। और ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी दोनों सचिव के रूप में वहाँ काम करते हैं ग्राम पंचायत में। तो अगर पहले हम आपको ले जाना चाहें तो पहले न्याय पंचायतों का कॉन्सेप्ट हुआ करता था जी। तो न्याय पंचायतें ब्लॉक में होती थी। एक न्याय पंचायत में एक ग्राम विकास अधिकारी, एक ग्राम पंचायत अधिकारी काम करता था। लेकिन अब एक ग्राम पंचायत में चाहे ग्राम विकास अधिकारी होगा, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी होगा, तो वो सचिव के रूप में सभी विभागों का काम देखेगा, चाहे ग्राम विकास का हो, चाहे पंचायती राज का हो, वो सारे काम देखेगा। तो एक तो ये आपका ग्राम पंचायत के स्तर पर हो गया। अभी 2021 में एक नया जो हमारे यहाँ शासनादेश हुआ, जो व्यवस्था दी गई, वहाँ एक पंचायत सहायक की भी भर्ती कर दी गई। अच्छा। और वो ग्राम पंचायत के वित्त आयोग से 6000 रुपये के मानदेय पर उसको रखा गया है और आज की डेट में वो बहुत कारगर है। मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे वो क्रॉप सर्वे हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे फैमिली कार्ड हो, जो भी काम करना है, चाहे जिस डिपार्टमेंट का काम करना है, और हर लेवल पे मुझे लगता है कि पंचायत सहायक का नाम सबकी ज़बान पे है। तो वो पंचायत सहायक भी हमारा बड़ा ही कारगर सिद्ध हो रहा है। वो सचिवालय में बैठता है, वो कॉमन सर्विस सेंटर के से लोगों को तमाम ऑनलाइन सुविधाएं दे रहा है। उसमें 30 रुपये का शुल्क होता है, जिसमें डिवीज़न किया गया है कि इसमें ग्राम पंचायत का अंश इतना होगा, जो सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी है उसका कुछ अंश होता है, कुछ अंश उसमें हमारे पंचायत सहायक का होता है। तो हमारे ग्राम पंचायत का राजस्व भी उससे बढ़ता है, हमारे पंचायत सहायक को भी अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। तो ये सारी सुविधाएं वहाँ पे मिल रही हैं, पंचायत सहायक भी हो गया। उसके अलावा अगर ग्राम विकास में हम जाएं तो वहाँ पे आपका मनरेगा के अंतर्गत टीए की व्यवस्था, टेक्निकल असिस्टेंट की व्यवस्था की गई है, रोजगार सेवक की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिला के ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई कर्मी, जैसा कि आपने किया, शासकीय सेवा में एक सफाई कर्मी की भी व्यवस्था एक राजस्व गाँव में की गई है। तो जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, ज़्यादा राजस्व गाँव हैं, उसी के अनुरूप उसमें सफाई कर्मी भी हैं। और विभागों की आपकी आशा बहू है, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती है, सहायिका है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत के स्तर पर 20 से 25 कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं जी। तो अगर ये पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ ये सारे कर्मचारी अपने कार्यों को करना शुरू कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि ग्राम पंचायत के विकास को कोई रोक सकता है। और ग्राम पंचायत का विकास निश्चित रूप से बहुत अच्छा हो सकता है। और बहुत बड़ी बात है कि ग्राम पंचायत के स्तर पर 20 से 25 सरकारी कर्मचारी एक गांव में काम कर रहे हैं। जी, आपने निष्ठा और ईमानदारी की बात की, आएंगे उस वाले पे आएंगे कि मैंने रखा है उसको दूसरे सेक्शन में। नेक्स्ट स्टेप हमने जो आपको बताया कि वहाँ पे हमारा एडीओ पंचायत, अगर हम पंचायती राज विभाग की बात करें तो नोडल अधिकारी हमारा होता है पंचायती राज विभाग का, और वो पंचायत राज विभाग की जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्य हैं, उनको ब्लॉक लेवल पे मॉनिटर करता है। इसी तरह से हमारा जिला पंचायत राज अधिकारी जिले पर होता है और वो पूरे जिले की मॉनिटरिंग अपने विभाग की करता है। और मंडल स्तर पर मंडलीय उपनिदेशक पंचायत होता है, वो सारे जिलों
का मॉनिटर करता है, अनुश्रवण करता है, पर्यवेक्षण करता है और साथ साथ कोऑर्डिनेशन का काम करता है, समन्वय स्थापित कराता है। वो जिलों से शासन के बीच में समन्वय स्थापित कराने का काम मंडलीय उपनिदेशक का है। किसी जिले में कोई काम बाधित हो रहा है, कहीं कोई समस्या आ रही है, तो उसको समन्वय करके उस कार्य को एक्सीलरेट करने का काम करता है। तो ये सारे काम मंडल स्तर से हम लोग कर रहे हैं और कोशिश ये रहती है कि जो भी पंचायती राज विभाग के काम हैं उनको बेहतर तरीके से किया जाए और कहीं भी किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसमें सहयोग प्रदान किया जाए। उनमें जो भी समस्या आ रही है उसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने में अपना सहयोग दिया जाए और दिया जा रहा है, निश्चित रूप से काम किया जा रहा है। तो अगर देखा जाए, जैसा आपने बोला कि 20 से 25 लोग हैं जो कि ग्राम पंचायत में उसके अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं ताकि सुचारू रूप से चीज़ें चले, तो आपको क्या चैलेंजेस दिखते हैं आज के डेट में? अगर देखा जाए कि ग्राम पंचायतों में क्या चैलेंजेस है जिसकी वजह से मुझे जो लगता है कि जितनी तेज़ी से गाँव में विकास होना चाहिए वो थोड़ा नहीं होता है, तो उसमें क्या चैलेंजेज हैं? देखिए, मैं आपसे की बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि गांव में विकास दिखता नहीं। निश्चित रूप से अगर आप 90s के दशक में जाएंगे तो उस समय आपको गांव में जाने के लिए धूल भरी सड़कें दिखती होंगी। जी। यद्यपि आप शायद उसके बाद पैदा हुए होंगे या उसके नहीं धूल वाली सड़कें देखी हैं सर, तो बहुत अच्छे से देखी। नहीं देखे होंगे। हम लोगों के ज़माने में मैं आपको प्रसंगवश बता दूं कि उस समय आज जैसे प्रचार होता है विधानसभा या लोकसभा के इलेक्शंस में, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, फर्राटें भरती हैं। उस समय कोई एक DI जीप होती थी उस प्रत्याशी के पास और उसमें बहुत सारे झंडे बैनर लेकर के वो चलते थे। मुझे खूब याद है कि गांव में कोई सड़क नहीं थी, कोई चिन्हित और निश्चित सड़क नहीं थी, कोई मार्ग नहीं था और वो धूल भरी पगडंडियां होती थी। उन पगडंडियों से लोग आते थे, वहीं प्रचार प्रसार करते थे। एक गाड़ी होती थी, वो भी कायदे से जाने की स्थिति में नहीं होती थी और ये स्थिति थी और उसी गाड़ी के पीछे बच्चे दौड़ते थे, उसी धूल में दौड़ते थे। केवल उनका वो जो बिल्ला उल्ला था वो अपना फेंकते रहते थे। तो एक ज़माना ये भी था। लेकिन आज अगर वहाँ से हम आज देखते हैं तो आज कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ सड़क न बढ़िया बन गई हो, जहाँ पानी की व्यवस्था, आज तो हर घर नल से जल की व्यवस्था भी हो गई है सर, पानी नहीं आ रहा है। नहीं, मैं आपकी बात से इससे सहमत नहीं हो सकता हूँ। देखिए, अभी ये योजना चल रही है और अभी पूरी तरह से ये परफेक्शन मोड में नहीं है, अभी चल रही है। बहुत सारी जगहों पे आपूर्ति शुरू भी हो चुकी है और कुछ जगहों पे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से थोड़ा आंशिक सहमत हो सकता हूँ कि अभी कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जो ऊंचाई पर होंगे, जो दुरू स्थिति में होंगे, तो वहाँ पर अभी शायद आपूर्ति नहीं हो पाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं हुई है, बहुत सारे जगहों पे, ज़्यादातर बहुसंख्यक जगहों पर आपूर्ति हो रही है। लेकिन इसी के बीच में मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा कि जो जल से ये नल से जल की आपूर्ति हो रही है, उसमें मेरा जो मानना है, मैं गाँव में जाता हूँ, देखता हूँ बहुत सारे जगहों पर सरकार की तरफ से टोटियाँ तो लगाई गई हैं, लेकिन उन टोटियों को जो हमारा नागरिक है वो निकाल देता है। और वो निकालने के बाद क्या होता है कि पानी का जब भी आपूर्ति होती है, जो भी उनका शेड्यूल निर्धारित है, उसमें जब पानी बहता रहता है और उसका दुरुपयोग भी बहुत होता है। मैं देख रहा हूँ कि उससे लोग भैंस को नहला रहे हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं। तो इस पर भी एक मैं ज़रूर अपील करना चाहूँगा या संदेश देना चाहूँगा सभी को इस विषय पर कि इसको ना करें, इसका सदुपयोग करें। क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पानी की बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। ऐसे भी अगर आप देखें तो धरती का 2/3 भाग तो पानी से भरा हुआ है, लेकिन जो उपयोग होता है वो 3% जल ही ऐसा है जो हम पीने के पानी के लिए उपयोग करते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। और बुंदेलखंड, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि बुंदेलखंड जैसे इलाकों में रहा हूँ, कि अब यही गर्मी शुरू हो गई है और अभी से वहाँ सभी ग्राम पंचायतों में लगभग जो इस स्थिति में है कि जहाँ पानी नहीं मिलता, टैंकरों की व्यवस्था की गई है। शायद आपके मैदानी इलाके में इस जगह पे नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ सभी ग्राम पंचायतों में रेगुलर टैंकर लगाए गए हैं और पूरी गर्मी भर टैंकरों से भी पानी जहां ऊंचाई पर है, जैसे हमारा जल जीवन मिशन का कई जगहों पे, थोड़ी बहुत जगहों पे ऐसा है कि पानी नहीं पहुंच पाता है, तो वहाँ हम टैंकरों से पानी की आपूर्ति करते हैं। तो वहाँ के लोगों से अगर आप पूछिए कि पानी का महत्व क्या है, क्योंकि हम ऐसे जोन में आते हैं
जहाँ पे हम बैठे हैं कि यहाँ पानी के महत्व को लोग उतना नहीं समझते हैं, जबकि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और शायद पानी के बिना सृष्टि चल नहीं सकती है। जी, मैं पुणे में था, आपने बोला पानी का टैंकरों का, पुणे और मुंबई में टैंकरों से ही लाइफलाइन चलती है। और ऐसा है कि अगर जून में बारिश नहीं आती है तो पुणे में हॉस्टल्स बंद हो जाते हैं क्योंकि पानी। और बेंगलोर में था, बेंगलोर में भी हमने वो समस्याएं झेली, ऑफिसेज बंद किए गए, वॉशरूम्स नहीं चल रहे थे तो ऑफिसेज बंद किए गए। तो समस्याएं तो हैं पानी का। लेकिन जो आपने बोला कि आपने गाँव वालों को मैसेज तो दे दिया, लेकिन सर मैसेज देने से आपको भी पता है जनता है कैजुअली ले लेती है और हर कोई मैसेज पे ध्यान नहीं देता है जब तक कि वो उसके फायदे की डायरेक्टली ना हो। तो ये जो 20 से 25 लोग हैं जो ग्राम पंचायतों में काम कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, क्या इनमें से किसी एक को वो मॉनिटरिंग का दायित्व ना दिया जाए कि वो चिन्हित करें कि ऐसे कौन से लोग हैं जो पीने के पानी से भैंस को धुल रहे हैं, पीने के पानी से जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं, या वो वैसे ही बहे जा रहा है, उसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है। तो अगर कोई मॉनिटरिंग वाला सिस्टम अगर बनाया जाए आप लोगों की तरफ से तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कारगर होगा रेदर देन जनता से अपील करके। देखिए, ये तो आपने बढ़िया प्रश्न उठाया है। इस पर भी मैं बहुत स्पष्ट आपको बताना चाहूँगा कि मैं खुद गांव में टहलने वाला अधिकारी रहा हूं, क्योंकि गांव की ही नौकरी हमारी है। और जो आपने चर्चा की, इस विषय पर बहुत सेंसिटाइजेशन भी किया गया है, हमारे कर्मचारी उस पर लगते भी हैं जी। और कहते कई बार ये होता है कि गांव का व्यक्ति जो होता है ना, वो उसके महत्व को नहीं समझ पाता तो उनसे लड़ने झगड़ने भी लगता है, ये भी स्थितियाँ आती हैं। जी जी। तो इसके लिए हम लोगों ने जो एक सिस्टम डेवलप किया विगत जिलों में जहाँ मैं रहा, वहाँ पे ग्राम सभा की बैठकें कराई, लोगों को उसमें सेंसिटाइजेशन कराया। जी। कहीं कहीं मैं खुद भी पहुंचा वहाँ पे और पानी के विषय पर एक अच्छी खासी गोष्ठियाँ हुई। जैसे आपको बताऊं कि एक पद्म पुरस्कार से सम्मानित है उमाशंकर पांडे जी हैं, वो बांदा से आते हैं जी। और नेशनल लेवल पे वो जाना जाता है, अगर अच्छा। गूगल सर्च करेंगे तो उनकी अध्यक्षता में हम लोगों ने ब्लॉकवार गोष्ठियाँ कराई। अच्छा। कमिश्नरी लेवल पे गोष्ठी हुई, जिले स्तर पर गोष्ठियाँ हुई। तो ऐसा भी प्रयास हम लोगों ने किया कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, अपने कर्मचारियों जो गांव लेवल पे हैं उनको भी सेंसिटाइज किया। वो भी प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से कर रहे हैं और धीरे धीरे लोगों में सुधार आ भी रहा, आएगा भी। लेकिन अभी मैंने एक जनरल जो देखा उसके विषय पर मैंने ये अपील किया है। बाकी आपका बिल्कुल सुझाव भी अच्छा है और इस पर काम हो भी रहा है, हमारे कर्मचारी इस पर लगे भी हैं, काम कर भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से आगे बेहतर होगा, मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ। जी जरूर, और होगा, क्योंकि अगर वो सबसे बड़ी बात होती है कि एक फीडबैक को लेना मेरे जैसे एक अदने से आदमी से और उसको बोलना कि नहीं हम पहले से काम कर रहे हैं और फिर आगे भी करेंगे, तो सुधार बट ऑब्वियस है कि होना ही है। आपको क्या लगता है एक आदर्श ग्राम पंचायत का इंडिकेटर क्या है, कैसा होना चाहिए आदर्श ग्राम पंचायत? अगर मैं एक लाइन में परिभाषित करूँ जी, तो ग्राम पंचायतों के लिए स्वच्छता मानव जीवन सूचकांक का मूलभूत निर्धारक होता है जी, एक लाइन में। तो मुझे लगता है कि चूंकि पंचायती राज से आता हूं और स्वच्छता हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जी, इसलिए मैंने इस लाइन को कोट किया आपको कि गांव में अगर साफ सफाई, स्वच्छता, पानी के पेयजल की समुचित व्यवस्था, मार्ग, ये सारी व्यवस्था हो जाए, प्रकाश जी, तो गांव अपने आप आदर्श हो जाता है। केवल थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत होती है। और मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि उसी बुंदेलखंड के हमीरपुर एक जनपद पड़ता है। एज DPRO मैंने वहाँ पे काम किया और बहुत सारी ग्राम पंचायतें आदर्श हुई और स्टेट लेवल पर ISO प्रमाण पत्र एक हमारी ग्राम पंचायत जराखर वहाँ पे जी, उसको मिला। और उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ उस ग्राम पंचायत को, ऐसी बहुत सारी ग्राम पंचायतें बुंदेलखंड में अगर बन सकती हैं तो कहीं भी बन सकती हैं और निश्चित रूप से बनी भी हैं भी। अभी आगे मैं आपको और भी बताऊंगा। केवल थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की जरूरत हमारे ग्राम प्रधान को, हमारे वहाँ के कार्यकर्ताओं को, जो भी जिस विभाग से रिलेटेड हैं, अगर उन्होंने थोड़ी सी रुचि ले लिया तो मुझे लगता है कि ग्राम को आदर्श बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उस गांव की अगर आपको बात बताऊं तो वहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर बहुत शानदार चल रहा है, किसी व्यक्ति को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई तालाब हैं जिसमें छोटे छोटे बोट्स प्रधान ने डाल दिया है, उसमें लोग शेयर भी करते हैं। कई अच्छे उद्यान और पार्क गांव में बना दिया है।
लाइब्रेरी शानदार बना दिया है। ऐसी बहुत सारी ग्राम पंचायतें हैं जी। गोवर्धन प्लांट बना दिया, उसमें बर्मी कंपोस्ट का निर्माण हो रहा है, बायोगैस प्लांट बन गया है। तो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव लेकर के हम सभी ग्राम पंचायतों को आदर्श बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं। आज OSR बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। छोटा सा जिला हमीरपुर है जिसकी बात मैं बता रहा हूँ, जहाँ मैं DPRO था इसके पहले जी। वहाँ पे 330 ग्राम पंचायतें हैं और OSR के मामले में मुझे कहने में फ़ख्र हो रहा है कि वो जनपद प्रदेश के टॉप 10 जनपदों में हैं ऑन सोर्स रेवेन्यू जनरेट करने में। तो अगर बुंदेलखंड का जिला इस मामले में अग्रणी हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? जी। केवल इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। और मैं जो अब बनारस मंडल के ज़िलों में घूम रहा हूँ, उनकी ग्राम पंचायतों में घूम रहा हूँ, वहाँ भी मुझे अच्छा देखने को मिल रहा है, जहाँ थोड़े बहुत सुझाव की आवश्यकता है। इसी प्रसंग बस मैं आपको बताऊँ, अभी मैं कल ही एक ग्राम पंचायत कनियारी है और ये आपके बड़ा गांव ब्लॉक में पड़ती है, कनियर जी। तो कनियर में मैं गया तो मुझे देख के खुशी हुई कि वहाँ पे ग्राम प्रधान महिला हैं, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही हैं जी। उन्होंने खुद घूम घूम के दिखाया। कोई उनके साथ उनके हस्बैंड थे, लेकिन वो दूर दूर बाद में उन्हें पूछा कि ये साहब कौन है घूम रहे हैं साथ में, तो बताया कि ये हमारे पति हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ग्राम प्रधान खुद लीड कर रही हैं जी। और उन्होंने घूम के मुझे अपना बर्मी कंपोस्ट जहाँ उनका बन रहा है RRC के बगल में उसको दिखाया, बनते हुए मैंने देखा, बना हुआ बर्मी कंपोस्ट देखा, RRC में कुंटलों प्लास्टिक इकट्ठा हुआ मैंने देखा। तो ये सब देख के अच्छा लगा कि अगर कुंटलों प्लास्टिक हमारा वहाँ पे जमा है तो वो गांव से ही कलेक्ट हुआ है, गांव से ही लोगों ने उसको इकट्ठा किया है, तो निश्चित रूप से हमारा गांव साफ सुथरा हुआ। जी। पंचायत घर में गया, वहाँ पे पंचायत सहायक सुविधाएं दे रहा है, जन सेवाएं सैकड़ों दे चुका अभी तक। 4-5 लोग बैठे हुए वहाँ मुझे मिले, भाई क्यों आए हैं? तो वो कृषि संबंधी किसी काम के लिए ऑनलाइन कराने आए हैं, कोई आधार के संबंध में आया है। तो ये देख के अच्छा लगा। और गांव का मैंने भ्रमण भी किया तो कहीं भी मुझे कहीं रुका हुआ जल नहीं दिखा, कहीं कोई इस तरह की स्थिति नहीं दिखी। तो निश्चित रूप से आपके बनारस में भी आदर्श गांव हैं जी। कनियर जैसे गांव से हम सबक ले सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई भी प्रधान सीख सकता है। तो ऐसा नहीं, हर जगह अच्छे काम करने वाले अच्छे लोग हैं। आप उस पंचायत सचिवालय को देख लीजिए, चाहे RRC को देख लीजिए, चाहे गांव को देख लीजिए, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को देख लीजिए, तो यही आदर्श स्थिति है। वही प्रकाश व्यवस्था, हमारी बिजली व्यवस्था है, हमारा कूड़ा उठान पर डे हो रहा है, ई-रिक्शा हमारा जा रहा है, हमारा कर्मचारी साफ सफाई कर रहा है जी। कहीं पे हमें प्रथम दृष्टया कोई समस्या नज़र नहीं आ रही, कोई गंदगी नज़र नहीं आ रही है, तो स्मूथ सड़कें हैं, मार्ग हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ऐसे गांव को आदर्श गांव कह सकते हैं आप। और ऐसे एक एक करके मुझे लगता है कि अगर 1 गांव, 2 गांव, 4 गांव हर जिले में बन रहे हैं तो निश्चित रूप से पूरा प्रदेश, पूरा देश एक दिन आदर्श बनेगा और सभी ग्राम पंचायतें हमारी आदर्श बनेगी। मैं इसी विश्वास के साथ जीता हूँ, इसी विश्वास के साथ काम करता हूँ और फील्ड में काम कर भी रहा हूँ। यहाँ भी लोगों को उत्साहित कर रहा हूँ, कार्य को एक्सीलरेट कर रहा हूँ, बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स भी हमारी लगी हुई हैं, वहाँ भी कुंटलों प्लास्टिक पहुँच रहा है, उसको भी हम लोग प्रोसेसिंग करके PWD या जिला पंचायतों से टाई अप करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम अपनी सड़कों में इस्तेमाल कर सकें। तो एक तरफ हमारा कूड़ा भी साफ हो रहा है, दूसरी तरफ हमारी सड़कों में उसका योगदान हो रहा है, तीसरी तरफ हमें उसका ऑन सोर्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सबसे बड़ी बात है सर, अभी उसी गांव पंचायत में 32,000 रुपए अभी तक जनरेट हो चुके हैं, ऑन सोर्स रेवेन्यू मिल चुका है। अभी इसको हम और आगे बढ़ाएंगे जी। बहुत सारी हमारी ग्राम पंचायतें जो 2-2 लाख, 1.5 लाख रुपए OSR जनरेट कर रही हैं। तो निश्चित रूप से जब हम काम करेंगे तो हमारी आय भी बढ़ेगी, हमारी समृद्धि भी बढ़ेगी, हमारा गांव भी आदर्श होगा। और निश्चित रूप से आदर्श गांव हमें देखने को मिल रहे हैं, यहाँ भी हैं। आपने, मैं तो चाहूंगा कि आप ऐसे गांव में जाएं और वहां पर भी ये कार्यक्रम करें। नहीं, जरूर जाएंगे। आपने कनियर का बोला है, मैं जरूर जाऊंगा और उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा भी एक गाँव और हमने देखा था कल, वो भी बहुत अच्छा है। नहीं, हम लोग गांव में भी जा रहे हैं। एक ग्राम प्रधान है पडेरी के, मिर्जापुर में पड़ता है, खैर वो आपके मंडल में नहीं आता है। वहाँ पे गए और उन्होंने भी बहुत सारे काम किए, उन्होंने दिखाया भी, तो हमने उनसे भी कवरेज किया। तो हमारा मेन जो मिशन है कि नहीं, गांव देहात के लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे आगे लाया जाए, क्योंकि जो प्रतिभाएं हैं, जो पोटेंशियल है जो, वो बहुत ज़्यादा है। आपने सर बीच में बोला कि
जो सबसे मैंने पूछा कि नहीं आदर्श ग्राम का इंडिकेटर क्या है, आपने बोला उसमें कि जो स्वच्छता है वो किसी भी मानव जीवन का जो सबसे मूलभूत सूचकांक है जी। उसमें अगर देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था ने सफाई कर्मचारी की भी व्यवस्था की है सारी ग्राम पंचायतों में अगर देखा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि वो सफाई कर्मचारी जो अपने दायित्व के प्रति जस्टिस नहीं कर पाता है, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, शायद मैं गलत हो सकता हूं, तो अगर आप उनके जो दायित्व हैं उनके बारे में बताएं, क्योंकि आप उसी विभाग से आते हैं, और क्या जो गांव का नागरिक है उनके जो ग्राम का सफाई कर्मचारी है उसके दायित्वों के बारे में उससे प्रश्न पूछ सकता है, और किस तरीके से उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो कहाँ उठा सकता है? सबसे पहले मैं आपके लास्ट प्रश्न का ही उत्तर दे देता हूं कि सफाई कर्मी से ही नहीं पूछ सकता है, एक आम नागरिक किसी भी अधिकारी से, कर्मचारी से, जो भी जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ है उससे पूछ सकता है जी। और उसका उत्तरदायित्व तो है कि उसकी बात का वो जवाब दे, क्योंकि वो लोक सेवक है, चाहे बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा कर्मचारी हो, सभी लोग जनता के प्रति ही जवाबदेह हैं। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि जनता किसी से भी सवाल पूछ सकती है, जवाबदेही तय करनी होगी। जी। अब दूसरा सवाल ये है कि सफाई कर्मी की नियुक्ति है, निश्चित रूप से सफाई कर्मियों की नियुक्ति है और सफाई कर्मी अपना काम कर भी रहे हैं जी, और निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट भी दिखाई पड़ रहा है ग्राम पंचायतों में। निश्चित रूप से इस चीज़ को मैं मान सकता हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लापरवाही काम में करते हैं या कर रहे होंगे, कि वो गांव में समय से नहीं जाते होंगे, काम नहीं करते होंगे, तो समय समय पर ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करते हैं, विभागीय कार्यवाही भी करते हैं, और ये समय समय पर कार्यवाहियाँ होती रहती हैं। तो सामान्य तौर पे ये नहीं कहा जा सकता है कि सफाई कर्मी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सफाई कर्मी जब से गांव में आया हुआ है एक अपेक्षा लोगों की और बढ़ गई है। मैं अगर आपको बताऊं कि फिर अगर हम फ्लैशबैक में पीछे चलें तो एक ज़माना जब था, हम लोगों ने बचपन में देखा कि उठ करके सबसे पहले अपना दरवाजा द्वार कह लीजिए गांव में कुचरा लेकर के स्वयं हम लोग साफ करते थे, पहला काम करते थे, गोबर घूरे में ले जाते थे फेंकने। लेकिन आज का जो व्यक्ति है ना, वो अपने घर के सामने भी झाड़ू लगाना नहीं चाहता, केवल इस प्रत्याशा में कि सफाई कर्मी है वो आएगा और सफाई करेगा। इसी तरह से गोबर भी गांव के गलियों में, सड़कों के किनारे हम फेंक रहे हैं और वो बजबजा रहा है, उस पर कीड़े मकोड़े बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो आम नागरिक है, समाज है, वो भी अपने दायित्वों से कहीं ना कहीं हटा है जी। अब दूसरी चीज़ ये है कि सफाई कर्मी का दायित्व क्या है, काम का क्या उसका जिम्मेदारी है। उसमें बहुत स्पष्ट आदेश हैं शासन स्तर से, निदेशालय स्तर से, कि सफाई कर्मी की ड्यूटी गर्मियों में 7 बजे से 2 बजे अपराह्न तक होगी और ठंडियों में 8 बजे से 3 बजे तक होगी। इस बीच वो गांव में काम करेगा। उसकी प्राथमिकता होगी प्राइमरी स्कूल की सफाई करना, पंचायत सचिवालय के परिसर की सफाई करना, जो भी सार्वजनिक स्थान हमारा है उसका सफाई करना, जो भी मार्ग है उसका सफाई करना, नालियों की सफाई करना, ये वरीयता में रहेगा जी। किसी व्यक्ति विशेष के दरवाजे पर सफाई करना उसकी वरीयता में नहीं है, उसके कार्य में नहीं आता है। तो ये बेसिकली हमको समझना पड़ेगा। कई बार ये होता है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत किसी सफाई कार्य के लिए भी शिकायत करता है, तो इसको हमें समझना पड़ेगा और उस एज को हमें पुनः लाना पड़ेगा कि कुछ हम श्रमदान करने की आदत डालें, कुछ स्वतः से सफाई करने की आदत डालें। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा कि सफाई कर्मी, देखिए मान लीजिए कि 10,000 की आबादी है, वहाँ 3 कर्मचारी भी, अगर 3 राजस्व गाँव हैं तो 3 कर्मचारी हो सकते हैं। लेकिन 10,000 की आबादी पर अगर 1 राजस्व गाँव है तो नियमानुसार 1 ही सफाई कर्मी वहाँ पे होगा। 1 राजस्व गाँव में 1 सफाई कर्मी रखने का प्राविधान किया गया शासनादेश में। अब अगर हम मानवीय दृष्टिकोण से सोचें तो एक व्यक्ति 10,000 की आबादी पर या 1,000 की आबादी पर ही वो कितना सभी का सफाई कर सकता है? क्या सभी के दरवाजे पर सफाई कर सकता है? सभी गलियों का एक दिन में सफाई कर सकता है? तो उसके लिए भी हम लोगों ने मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि ग्राम पंचायतों में एक रोस्टर तय करिए, एक व्यवस्था सुनिश्चित करिए, एक दिन तय करिए कि किस दिन कौन से इलाके में वो सफाई करेगा, किस दिन वो कौन से इलाके में सफाई करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से कार्य विभाजन करके हम काम कराते हैं तो सफलता मिलती है और निश्चित रूप से कार्य एक
रूटीन में होता रहता है। और दूसरा एक हमने और मैं आपको बताऊं कि मैंने एक प्रयोग किया था ज़िले में जी कि उसमें हमने लोकेशन के साथ फोटो पर डे मंगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की थी, जी जीपीएस लोकेशन के साथ। तो उसमें क्या होता है कि टाइम, डेट और स्थान तीनों का एक्चुअल रिपोर्ट आती है। तो उसमें हमारा सफाई कर्मी कहीं से चोरी नहीं कर सकता है, काम चोरी नहीं कर सकता है। तो निश्चित रूप से वो सही जगह का ही फोटो आएगा कि हाँ इसने आज यहाँ पे नाली साफ किया, यहाँ पे झाड़ू लगाया, यहाँ पे घास कटाई की, झाड़ी कटाई की, जो भी है। तो इस तरह के मैकेनिज्म बना करके भी हम लोग इनसे अच्छा काम ले सकते हैं और ले रहे हैं निश्चित रूप से। जी जिन जिलों के अधिकारी, जिन ब्लॉकों के अधिकारी थोड़ा सा भी सेंसिटिव तरीके से काम कर रहे हैं और थोड़ा सा एक प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं, वहाँ पे काम हो रहा है। थोड़े बहुत जगहों पे मैं मान सकता हूँ कि वहाँ पे उदासीनता हो सकती है कर्मचारियों की, लेकिन जो पब्लिक का आपने पूछा, तो पब्लिक तो किसी से भी पूछ सकती है, जानकारी कर सकती है, वो हमसे भी पूछ सकती है, वो बड़े अधिकारियों से पूछ, सबकी जवाबदेही पब्लिक के प्रति है। नहीं, कभी कभी होता है, क्योंकि मैं यहाँ आ गया, मुझे 2-3 महीने हो गया, मैं कभी कभी इस संकोच में नहीं जाना चाहता हूँ कि कल को कोई पूछ ले कि नहीं आप कौन होते हैं पूछने वाले, तो इसके लिए मैं कभी गया नहीं तो मेरा तो मन बहुत होता है। और मैं बहुत जगह प्राइमरी विद्यालयों में गया भी हूँ जहाँ पे मैंने बात करने की कोशिश की और सामने से बोल दिया गया कि नहीं मैं ऑन कैमरा बात नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, लिमिटेशंस है, तो मैं नहीं बात कर सकता हूँ। लेकिन ठीक है जो आपने बोला, और सबसे बड़ी बात है, मैं इसके लिए बोल रहा था सफाई कर्मी का, क्योंकि एक उनका दायित्व ही है गांव में सफाई। और अभी क्योंकि गर्मियों का समय है, बहुत जगह पे ये डेंगू मलेरिया जैसी महामारी भी फैलेगी, तो क्या वहाँ पे गांव के लोग थोड़ा सा साथ में, जो आपने बोला कि नहीं अपने कूड़े तो आप खुद से साफ करिए, जो सार्वजनिक स्थान है उसके लिए सफाई कर्मचारी रखा गया है और आप लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि नहीं वो आए और अपने काम को सही से करें। जी सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। अभी आपने कहा जैसे बीमारियों के विषय में जी, तो इसमें हमारी प्रदेश सरकार भी बहुत सजग है और विगत कई वर्षों से जी इसमें संचारी रोग अभियान चलते हैं। अच्छा, साल में 3 बार चलते हैं। अभी चूंकि प्रसंग आया तो मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि अभी 1 अप्रैल से, वो हमारे ऑडियंस के लिए भी होगा, हमारे लोगों के लिए भी होगा, कि अभी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पुनः संचारी रोग अभियान चलना है जी। तो 1 महीने तक ये चलता है। इसकी बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग होती है, जीपी वाइज इसकी प्लानिंग होती है, स्थल वाइज इसमें प्लान बनाया जाता है, कार्य योजना बनाई जाती है कि किस स्थल को किस डेट में हम साफ करेंगे, अच्छा। किस नाली को साफ करेंगे, किस भवन में सफाई करेंगे, या कहाँ पे झाड़ी कटाई करेंगे। इसमें सैलो पंप अगर लगे हैं तो उनको भी चिन्हित करना है, चूँकि उसके पानी को हमको नहीं पीना है। कहाँ रुका हुआ जल हमारे गाँव में है जहाँ मच्छर पनप सकते हैं, उसको हमें डिस्पोज करना है, ख़त्म करना है। ये सारे विषयों पर हमारा पंचायती राज काम करता है स्वास्थ्य विभाग से मिल करके, क्योंकि ये बेसिकली स्वास्थ्य विभाग के स्तर से जियो जारी होता है और उसमें कई विभाग हैं। उसमें जिसमें पंचायती राज विभाग भी है, ग्राम विकास है, पशुपालन है, आपका कृषि है, बहुत सारे विभाग उसमें मिल के काम करते हैं। तो समेकित रूप से सारे विभाग जब काम करते हैं और एक कार्य योजना के तहत काम करते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें काम भी होता है। और अगर आप देखें तो पहले के वर्षों में जो बीमारियां इस तरह की होती थी, इस तरह के रोग आते थे, मलेरिया, डेंगू, हैजा और तरह तरह की बीमारियां आती थी। और मेनली अगर आप तराई के इलाकों में, उधर गोरखपुर साइड में पहले आप देखते होंगे मस्तिष्क ज्वर बहुत होता था, लेकिन आज की डेट में ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। उसके पीछे इसी अभियान का हाथ है और उसमें हमारे सारे सफाई काम करते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग अलग से भी मैन पावर डिप्लॉय करते हैं और इस 1 महीने में बहुत अच्छा काम, उसमें एंटी लार्वा का छिड़काव और आपका क्लोराइड और चूने का, ये हाइपोक्लोराइड और चूने का छिड़काव, ब्लीचिंग का डालना, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम होता है। और अभी संचारी रोग ये लगभग हर साल 3 बार चलता है ये जी। तो इसमें बीमारियां तो मुझे लगता है कि बहुत सारी कम हो चुकी हैं जी। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी बीमारियां हो रही, बहुत कहीं केसेज आते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि आते हैं, अब बहुत कम हो गया है जी। 2 चीज़ें और बच गई। एक तो प्राथमिक शिक्षा, डिस्कशन बहुत होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, सुधार की बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, आप जैसे लोगों की तरफ से किया जा रहा है, सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन वो विश्वसनीयता जो पुरानी थी, जैसे आप भी पढ़े होंगे, प्राइमरी विद्यालय से ही पढ़े होंगे, मेरे समय तक मैं भी गया हूँ,
चाहे वो अमीर घर का बच्चा हो, गरीब घर का बच्चा हो, सब लोग वहीं पे जाते थे। लेकिन अगर पिछले 15-20 सालों में देखा जाए और अभी तो देखा जाए तो एक तरीके से नगण्य मान लिया गया है कि जिसको एकदम जो शोषित वंचित जो है वही जा रहा है प्राइमरी विद्यालयों में। तो उस तरफ आप लोग किस तरीके से काम करें, वो दोबारा से विश्वसनीयता लाई जाए, और जो नहीं भेज रहा है कोई बात नहीं है, जो भेज रहा है कम से कम उसका बच्चा वहां से अच्छे तरीके से पढ़ करके वो आगे बढ़े, एक उदाहरण पेश करे, एक मिसाल पेश करे। निश्चित रूप से आपने बताया, हम लोग भी प्राइमरी से ही पढ़े हुए हैं और ज़्यादातर लोग प्राइमरी से ही पढ़ के निकले हैं जी। और निश्चित रूप से जो सुविधा आज है उसमें पंचायतों का बहुत बड़ा योगदान है जी। स्कूलों में जो कायाकल्प का कार्य हुआ है, चाहे टैलीकरण का हुआ है, चाहे वो अच्छे किचन बनाने का काम हुआ है, वॉशरूम्स जो हो गए बनाए गए, वॉशरूम्स वगैरह बने हैं, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय बनाए गए हैं, बहुत बड़ा योगदान पंचायती राज विभाग का है। और पंचायती राज विभाग के बजट से ही वित्त आयोग के ग्राम पंचायतों ने ये सारे काम कराए हैं। और जहां हम लोग टाट पट्टियों बैठते थे या नहीं भी टाट पट्टी थी उस ज़माने में, अपनी खुद की बोरियां लेके जाते थे, बैठते थे, तो उसके सापेक्ष आज बहुत उन्नति हुई है। स्कूल हमारे बहुत शानदार बन गए हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि उस समय बीटीसी करने वाला इंटर पास करके व्यक्ति ही टीचर होता था जी। लेकिन आज तो बहुत अच्छी अच्छी डिग्री वाले टीचर्स भी हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन गुणवत्ता के विषय में अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से गुणवत्ता अच्छी है और अच्छी हो सकती है, क्योंकि जब टीचर्स अच्छे होंगे, बैठने की, वहाँ पढ़ाई करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से गुणवत्ता भी और अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस केवल हमें मन बना लेने की जरूरत है। वही मैंने बोला, मैं गुणवत्ता पे सवाल नहीं कर रहा हूँ सर, क्योंकि हमें भी पता है जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे इंटरमीडिएट या बीएससी या एमएससी किए हुए टीचर्स हैं, यहाँ पे तो वेल क्वालिफाइड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करके आ रहे हैं। जो विश्वसनीयता है मुझे लगता है उसमें कमी आई है और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उस पर आप लोगों का किस तरीके से ध्यान है? नहीं, विश्वसनीयता में भी बहुत ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता कि जो है विश्वसनीयता खत्म हो गई प्राइमरी स्कूलों की। प्राइमरी स्कूलों में अब भी लोग पढ़ा रहे हैं। अभी मैं कहीं देख रहा था कि मुझे लगता है कि कहाँ के डीएम साहब या साहिबा हैं, बुंदेलखंड का ही कोई ज़िला है, उन्होंने अपने बच्चे का आंगनबाड़ी में एडमिशन कराया है। शायद आपको भी कहीं आपने देखा होगा। तो ऐसा हम लोगों को भी करना पड़ेगा जी। इसके पीछे जो आपका ये विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि विश्वसनीयता खत्म हो गई है, विश्वसनीयता नहीं खत्म हुई है, लोगों की सोच केवल थोड़ा सा बदली है। लोगों के अंदर ये है कि अगर हम वो प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा बहुत बड़ा अधिकारी बन जाएगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, लेकिन उसकी सोच मुझे लगता है कि सही नहीं है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ के भी बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है जी। और आज वो सारी सुविधाएं जो पहले था कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोग उन्मुख होते थे, जाते थे, वो उससे बढ़िया व्यवस्था हमारी सरकारी स्कूलों में हो गई है। तो निश्चित रूप से अब लोग इधर मुड़ रहे हैं। हो सकता है कि विगत में इस तरह की सोच रही हो, लेकिन अब लोग इधर आ रहे हैं क्योंकि उनको अच्छी खासी सुविधा मिल रही है। वो सारी सुविधाएं यहाँ पे हो गई हैं जो प्राइवेट स्कूलों में थी, उससे भी बढ़िया व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो निश्चित रूप से लोग आएंगे और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, ये मैं आशा कर सकता हूँ और विश्वास भी कर सकता हूँ। नहीं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ विद्यालयों में जाऊँ और वहाँ पे लोगों से बातचीत करके और उसका फीडबैक आपको देने की एक तरीके से कोशिश करूँ कि क्या है, या वहाँ पे जो बच्चे भेज रहे हैं। मैं अपने गांव में गया भी था प्राथमिक विद्यालय पे, तो मैंने बोला था कि मैं कुछ गार्जियन से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में दो चीज़ें हैं। एक तो अच्छे घरों के बच्चे आ नहीं रहे, अच्छे घरों के कहने का तात्पर्य जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से सशक्त है वो प्राइवेट में भेज रहा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो भेज तो रहा है सरकारी विद्यालयों में, नाम तो लिखा दिया है, लेकिन बच्चे को लाना वहाँ पे अध्यापकों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है। तो उन सब चीज़ों की वजह से मैं सोचा था कि नहीं, लोगों से बात करूं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा जो है आदमी का जड़ है, नींव है। अगर वहाँ पे वो कमज़ोर हो जाएगा तो फिर आगे तो फिर कितना भी कोशिश कर ले शायद जीवन में मुश्किलें रहेंगी। तो इन सब चीज़ों पे मैं बात करने की कोशिश करूँगा और शायद हो सकता है कि कुछ अच्छे कन्वर्सेशन निकले। मुझे अच्छा लगेगा। और जो आपने कहा ना, मैं पुनः वही चीज़ कहूँगा कि सोच जी, जो बड़े या अच्छे घरों की बात आप कर रहे हैं वो तथाकथित रूप से पैसे वाले बड़े लोग हैं। जी जी, आर्थिक रूप से मैंने इसीलिए बोला कि हो सकता है कि मेरी बात थोड़ी सी कड़वी हो जी। आर्थिक रूप से बड़ा होना कोई बड़ा नहीं होता है जी। आप मेंटली बड़े हों, सोच से बड़े हों, तब आप बड़े होंगे जी। आपको सोच बड़ी पैदा करनी पड़ेगी। अब अगला, मैं अगर इसी विषय में आपको इस पे कहना चाहूँ कि जो तथाकथित बड़े लोग
प्राइमरी स्कूल में ना भर्ती करा करके अपने बच्चों को कॉन्वेंट में करा रहे हैं, क्या उन सभी के बच्चे आईएएस, पीसीएस या बड़े कॉरपोरेट में सीईओ या कोई इस तरह से हो जा रहे हैं क्या? ये मेरा प्रश्न है। नहीं हो रहा है। आंसर हम सबको पता है, नहीं हो रहे हैं जी। तो अगर उन बड़े विद्यालयों में तथाकथित बड़े लोगों के बच्चे पढ़ करके वो भी शरारती हो रहे हैं, गलत गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं, गलत आदतों में, नशे में लिप्त हो रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि जो है वहाँ पढ़ाना बड़ा अच्छा है, वहाँ पढ़ने से बड़ा अच्छा नागरिक बनेगा? जी। तो ये परसेप्शन की बात है, सोच की बात है। सोच हमें बदलना होगा। और स्थान कोई भी बुरा नहीं है जी। कहीं भी रह करके हम साबित कर सकते हैं कि यह स्थान अच्छा है और यहाँ बढ़िया हो सकता है जी। और क्या योजनाएं हैं सरकार की तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से गांव में, जो गांव वालों को पता होनी चाहिए, शायद नहीं पता रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सुविधाएं, जैसे आपने बताया कि लगभग 20 लोग हैं, 20 से 25 आपने बोला, मैं वो आंकड़ा 20 भी लेता हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि एक गांव का नागरिक होने के नाते मुझे 20 लोगों के बारे में पता होगा और सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होंगी, या उनके माध्यम से कौन सी योजना का लाभ मुझे या और बाकी ग्रामवासियों को मिल सकता है। अगर उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अगर ऐसे हो जिसके बारे में आप बता सकते। देखिए, गांव की पृष्ठभूमि से आने के कारण और गांव की ही नौकरी करने के कारण इतने दिनों से, यद्यपि विभाग तो मेरा पंचायती राज है, आप अवगत हैं जी, लेकिन फिर भी लगभग विभागों का अनुभव मुझे है जी। गांव में। तो गांव में जैसा कि हमने कहा पहले भी कि आप स्वास्थ्य विभाग के कर्मी को ले लीजिए, शिक्षा विभाग को ले लीजिए, आप कृषि विभाग के कर्मी को ले लीजिए, पंचायती राज को ले लीजिए, आप ग्राम विकास को ले लीजिए, आप आईसीडीएस को ले लीजिए। इस तरह से सारे लोगों को जोड़ करके ये संख्या लगभग हो जाती है। जी। किसी के 2-3 वर्कर हैं, किसी के 1 वर्कर हैं गांव में जी। तो इस तरह से ये व्यवस्था हो जाती है। और क्वेश्चन आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा सा। मैं वही पूछ रहा था कि ऐसे कुछ मुख्य योजनाएं जो कि ग्रामवासियों को पता होना चाहिए, जो नहीं अगर पता हो जाए। इसमें एक जो हमारा कॉमन सर्विस सेंटर सचिवालय में, और सचिवालय इसी उद्देश्य है सभी ग्राम पंचायतों में। एक जमाना हुआ करता था कि पंचायत भवन ही नहीं था, और मेरे बचपन में प्रधान का चुनाव होता था तो मैंने देखा है आम के पेड़ के नीचे वोटिंग होती थी। एक डब्बे में वहां पे हो जाती थी। ये मैंने देखा है जी अपने बचपन में। जी। जमाना बदला, आज बहुत हाईटेक जमाना हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। और जो गांव में ये व्यवस्था देने की बात है, सचिवालय हमारा बना हुआ है सभी ग्राम पंचायतों में, इसी उद्देश्य से पंचायत भवन बढ़िया बने, बहुत अच्छे बने जी। 8 कमरों के पंचायत सचिवालय बने हुए हैं। और वहाँ पे एएनएम के बैठने की, आशा के बैठने की, सचिव के बैठने की, बीट सिपाही बैठने तक की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जो उस ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी कर्मी, लेखपाल की, और ये हमारे लोग वहाँ पे कमोबेश बैठ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं पंचायत सचिवालय में। और निश्चित रूप से जब एक छतरी के नीचे इतने लोग बैठेंगे तो लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को जानकारियाँ मिलेंगी। एक सिटीजन चार्टर है एक शब्द। तो सिटीजन चार्टर का मतलब है कि जो भी सेवाएं ग्राम सचिवालय से दी जा रही हैं, जो भी लाभ मिल सकते हैं, चाहे वो पेंशन का लाभ हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार की बात हो जी, चाहे वो आपके शौचालय की बात हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह की लाभ की बात हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे पंचायत सचिवालय में आपको जाने पर दिख जाएंगी कि वो एक फहरिस्त वहाँ लिखी गई है कि ये लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसके विभाग सुनिश्चित हैं कि इन विभागों से ये चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं, ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर सीधा सा बोले, अगर 1 लाइन में बोले, तो हर सचिवालय में एक सिटीजन चार्टर लगा हुआ है, वहाँ पे सारी योजनाएं और उन योजनाओं के कर्ता धर्ता कौन है, ये सारे इन्फॉर्मेशन है। कोई भी नागरिक जा सकता है, उसे देख सकता है, अगर उसके लाभ की चीज़ है तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। निश्चित रूप से। इसके साथ एक चीज़ और जोड़ूंगा कि हमारे पंचायत सचिवालयों पे, अभी मैंने चूंकि रिसेंटली कल भी देखा है जी, पंचायत सचिवालयों पे हमारे जिम्मेदार अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं विभागों के जी। तो आपका कोई भी नागरिक, कोई भी आम नागरिक वहाँ पे उन नंबरों से बात भी कर सकता है। अभी मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि अभी कल मेरे पास एक फ़ोन आया, एक कॉमन मैन का फ़ोन आया और किसी अन्य जनपद से था।
अच्छा। तो मैंने कहा भाई आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने बताया साहब ये, तो जब उन्होंने ज़िले का नाम बताया हमने कहा भाई यहाँ से तो हटे मुझे काफ़ी दिन हो गया। तो कहा नहीं साहब आपका यहाँ नंबर और नाम जो है लिखा हुआ था पंचायत भवन पे, यहाँ से मैंने फ़ोन किया। हमने कहा ठीक बात है, कभी मैं जब वहाँ था तो वो लिखा गया था और उससे आपने बात किया। तो मैं इस माध्यम से अपने सरकारी कर्मचारियों को भी इस बात का एक संदेश देना चाहूँगा कि इस पर भी उन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि उन्होंने नंबर तो लिख दिया। हम अपने अधिकारियों को भी इस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इसको समय समय पर अगर कोई अधिकारी ट्रांसफ़र होता है तो उसको वहाँ पे चेंज करा दें और अपडेट करा दें, तो लोगों को ज़्यादा लाभ होगा जी। अन्यथा इसी तरह से कोई अधिकारी कोई कर्मचारी कहीं और रहेगा और कोई कॉमन मैन वहाँ से नंबर मिलाएगा तो किसी और जगह मिलेगा, तो मुझे लगता है जो लाभ पाना चाहता है उसको मिल नहीं पाएगा, अनावश्यक परेशान होगा। तो एक संदेश मेरा ये भी है कि इन चीज़ों को हमेशा अपडेट रखा जाए जी। और साथ में और बताऊं आपको कि पंचायत सचिवालय पर वित्तीय वर्ष वाइज जो धन प्राप्त होता है ग्राम पंचायत में वो भी लिखने की व्यवस्था है और लिखा भी गया है। तो एक आम नागरिक वहां जाके ये भी देख सकता है कि हमारी ग्राम पंचायत में कितना धन आया, कितना खर्च हुआ, किस योजना के तहत आया। ओके। तो व्यवस्थाएं अब बहुत पारदर्शी हैं, पहले की अपेक्षा बहुत पारदर्शी और बहुत अंतर आया है। और बीच में आपने कहा था ना कि वो बदलाव, तो आज देखिए कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां धूल भरी सड़कें मिले आपको। नहीं, बहुत हर गांव में आपको पिच रोड मिल जाएगा, इंटरलॉकिंग मिल जाएगा। हाँ, खड़ंजा तो दूर की बात है, खड़ंजा भी दूर, अब तो उससे अपग्रेडेड चीजें मिल रही हैं। जी जी। तो बहुत अंतर आया है और लगभग सभी गाँव हमारे आदर्श होने की स्थिति में जा रहे हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके डिपार्टमेंट से या सरकार से जुड़ी हुई पूछी। अब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना चाहता हूँ कि हम जैसे जो नागरिक है, वो किसी गांव का नागरिक हो सकता है, वो किस तरीके से भागीदारी करे गांव के विकास में, जिससे कि गांव और तेजी से विकास करे। खास तौर से युवा अगर वो गांव में अपनी भागीदारी दे, अपनी हिस्सेदारी दे, तो वो किस तरीके से हिस्सेदारी दे सकता है, चाहे वो अपने शिक्षा रोजगार के माध्यम से हो या गांव में कुछ श्रमदान करके हो, किस तरीके से, आप किस तरीके से? बहुत ही शानदार प्रश्न आपने किया है कि सहभागिता जी और एक समाज की सहभागिता जी। पहले अगर आप देखें, फिर आपको पीछे ले चलना चाहूँगा मैं, क्योंकि हर चीज़ को कोरिलेट करना पड़ेगा, आपको डॉट्स को कनेक्ट करना जरूरी। जी हाँ। पहले अगर आप देखें तो भारत के गाँव में या उत्तर प्रदेश के गाँव में सामुदायिक सहभागिता स्वयं थी। उदाहरण के लिए अगर आपको बताऊं कि किसी व्यक्ति के घर में शादी मैंने खुद कलेक्ट किया है, अपनी बहन की शादी में मैंने खुद कलेक्ट किया है ये चीज़ें, कि उस वक्त तक ये दौर था 90 के पहले या 90 के इर्द गिर्द तक, कि कोई टेंट हाउस नहीं हुआ करता था जी। कोई बर्तन की व्यवस्था, चारपाई की व्यवस्था, गद्दे की व्यवस्था, बिस्तर की व्यवस्था कहीं किसी पैसे से नहीं होती थी जी। ये सामुदायिक सहभागिता थी कि जिस व्यक्ति के घर में कार्य पड़ता था वो पूरे गांव में अपने व्यक्तियों को लेकर टहल लेता था, वहां से वो चारपाई भी कलेक्ट करता था, गद्दे, तकिया, चादर भी कलेक्ट करता था। कहीं से कंडा लिया जाता था, कहीं से हंडा लिया जा रहा है, कहीं से कलछुला लिया जा रहा है, कहीं से करहा लिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसको कहीं से कोई पैसा नहीं व्यय करना पड़ता था और आपस में ये सामाजिक सहभागिता और सामुदायिक सहभागिता का ही एक नमूना, एक शानदार नमूना था, अनूठा नमूना था कि लोग अपने बड़े बड़े काम कर लेते थे, अपनी बड़ी बड़ी शादियां कर लेते थे जी। और बिल्कुल लो कास्ट में जी। आज फिर हम जीपीटीपी का जो हमारा प्लान बनता है उसमें लो कास्ट नो कास्ट की बात करते हैं। तो ऐसे ही चीज़ों पर हमें काम करने की आवश्यकता है कि बिना किसी धन के या बहुत कम धन में हम बहुत अच्छा काम कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हम पिछले आपको ले जा रहे हैं, ले गए। और अगर उस युग को देखें तो बिना किसी पैसे के पूरा समाज प्रसन्न रहता था जी। किसी व्यक्ति के बाग नहीं होती थी और किसी व्यक्ति के पास बाग होती थी। आम के समय में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता था, मैंने अपने बचपन में देखा है कि गांव के व्यक्ति के पास, जिसके पास एक भी आम का पेड़ नहीं होता था, वो भी आम खा के इतना मस्त हो जाता था कि अगर उसको बुला के कहा जाए कि दादा, काका, चाचा, भैया जो भी, कि ये आम है थोड़ा ले जाओगे, नहीं भैया बहुत रखा घर पे, अब जरूरत है नहीं जी। तो ये वो जमाना था
आज हम बाजारों से खरीद के लाते हैं, कमी पड़ा रहता है। कमी पड़ा। तो आज जो सामुदायिक विकास या सामाजिक सहभागिता की बात आपने किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आज इस पर रिसर्च चल रहे हैं। सामुदायिक विकास पर, सामाजिक सहभागिता पर आज रिसर्च की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन हमारे पुरखों ने इसको करके दिखाया है जी। और आपको एक उदाहरण बताऊं कि एक समय होता था कि अगर कोई गांव कनेक्शन नहीं था, ये रियल बात बता रहा हूं, एक जगह कनेक्ट नहीं था और पानी होता था गांव के बीच में, लोगों ने ये तय किया कि इसको हम लोगों को बनाना है। पूरा गांव लग गया, पूरे गांव के लोगों ने श्रमदान किया, दोनों तरफ से मिट्टियां फेंकी और अपने आप अपने जाने का रास्ता बना दिया। तो जहां मतलब जहां चाह वहां राह, Where there is will, there is हाँ। way। तो जहां चाह वहां राह। तो ये सामाजिक सहभागिता हमारी है और इस सामाजिक सहभागिता को निश्चित रूप से आपने जो कहा कि इसको पुनः स्थापित करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं आएगा तब तक, चाहे वो सफाई का विषय हो जी, चाहे वो कार्य का विषय हो। आज अगर आपको उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि जो मेरा अनुभव है कि ग्राम पंचायतों में बैठक होती है, ग्राम सभा की बैठक होती है, उसमें हर वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है और गांव पंचायत का वोटर है, वो पदेन सदस्य है। जैसा कि आपने पूछा कि मैं कैसे पूछ सकता हूं, जी, तो आप भी 18 वर्ष से ऊपर हैं, आप गांव के वोटर हैं, इसलिए आप भी ग्राम सभा के पदेन सदस्य हैं। जी, ग्राम सभा उसी से बनती है जी। 18 वर्ष या उससे ऊपर के जो भी वोटर्स हैं, उनको मिला के जो समूह बनता है उसी को ग्राम सभा बोलते हैं। ग्राम सभा। तो आपने ये कहा कि एक यूथ, एक युवा या एक आम व्यक्ति गांव के विकास के लिए क्या कर सकता है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संभावना है वहाँ पे। एक युवा स्कूल में जाकर अपनी सेवाएं दे सकता है, जी, स्वैच्छिक सेवा, जी, एक आध घंटे अगर वो अपना समय वहाँ देगा। गांव में तमाम टेक्निकल डिग्री धारक भी हैं जी, और अच्छी अच्छी डिग्री धारक हैं। अगर वो स्कूल में जा कर के बच्चों को काउंसलिंग कर दें, जी, और आज तो बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग करना बच्चों का। जो मैं देख पा रहा हूँ कि आज की स्थिति में जो सोशल मीडिया का एक प्रचलन हो गया है बहुत ज़्यादा, युवाओं में भी, बच्चों में भी। इवन मैं, बहुत बड़ा विषय हो जाएगा लेकिन शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि बहुत सारी माँओं को मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल दे करके उनको खिलौने के रूप में जी, जी, उनका ध्यान डाइवर्ट करती हैं कि ये अपना यहाँ पे रहेंगे तो बाकी हमारा काम आसानी से होता रहेगा। तो इन चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर भी जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, वो स्कूलों में जाके इन बातों पर भी बात कर सकते हैं। आगे वो करियर के विषय में बच्चों को सेंसिटाइज कर सकते हैं कि आगे चल के आपको कैसे काम करना, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। जी, उनमें ये भाव भी भर सकते हैं, नैतिक शिक्षा उनको दे सकते हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। जी, जी, सबसे ज़्यादा अगर ह्रास किसी चीज़ का हुआ है तो नैतिक मूल्य का हुआ है। तो इन सभी चीज़ों पर जाकर वो हमारे बच्चों को कह सकते हैं। दूसरा जो बिंदु आता है कि ये जो भी हमारे समझदार लोग हैं, कोई जरूरी नहीं कोई बहुत बड़ी डिग्री धारक हो, सामान्य व्यक्ति कोई भी गांव का, वो पानी पर काम कर सकता है, रोजगार पर काम कर सकता है, जी, उसी गांव में रह करके। बहुत सारी संभावनाएं हैं। जी, अगर आप एक विषय को ले लें, आज जैसे कृषि को लोग ज़्यादातर पसंद नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में है कि नौकरी मिल जाए, नौकरी चाहे 10 ही हज़ार की हो, जबकि कृषि क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं हैं। और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो अपने थोड़े से खेती में बहुत शानदार काम कर रहे हैं। बशर्ते आपको थोड़ा सा लगना होगा, प्रोफेशनल बनना होगा और प्रोफेशनल तरीके से आपको उस खेती को करना होगा। जी, चाहे आप फलों की खेती करें, सब्जियों की खेती करें, या आप छोटा मोटा डेयरी उद्योग चलाएं जी, और उसमें आप सभी उत्पाद अपना बनाएं। उसमें आपका, अगर आप डेयरी को ही ले लें, और कृषि और पशुपालन और दुग्ध विकास, ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, संबंध रखते हैं, मिले जुले। तो आज के बहुत सारे युवाओं को हमने देखा MBA वगैरह करके वो इस तरह के कार्यों में करोड़ों के पैकेज छोड़ के आए हैं। जी, तो इस पर भी हमारे युवा बात कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं,
गांव में खुद चौपाल का आयोजन करके इन बातों पर चर्चा कर सकते हैं। आपस में युवाओं की टीम हो सकती है, वो खेलों के विकास पर बात कर सकते हैं, छोटे छोटे गेम्स भी गांव में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में आ सकती हैं और उस पर हम आगे बात कर सकते हैं, लोगों को यूनाइट कर सकते हैं और अपने गांव के विकास के लिए, अपने आगे बढ़ के प्रदेश के विकास के लिए, ज़िले के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, बहुत सही पॉइंटर्स आपने दिए हैं और वो सारे बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। ऐसा कहीं पे कुछ ऐसा नहीं है जो कि बहुत मुश्किल है। एक मैं संदेश आपके माध्यम से चाहूँगा युवाओं को खुद पे किस तरीके से, क्योंकि अगर एक डेटा कल ही हम लोग देख रहे थे आया हुआ है कि 67% जो बेरोजगार हैं युवा वो ग्रेजुएट हैं, तो उनको किस तरीके से अपने पे काम करना चाहिए, किस तरीके से वो अपने आप को और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर उनके लिए आपका एक संदेश हो 2 लाइन का। देखिए, पुनः मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि डिग्री लेना, जैसा कि आपने बताया कि 67% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं जी। तो बेरोजगार मुझे लगता है कि वो स्वयं अपने को देखना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात आपने बोली है। मुझे नहीं लगता कि कोई बेरोजगार हो सकता है, और रोजगार वो केवल नौकरी में ढूंढ रहे हैं। जी, बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कह रहा हूँ आपको, वो केवल और केवल नौकरी में अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं। भले ही एमटेक हो, बीटेक हो, एमबीए हो, बीसीए हो, एमसीए हो, टेक्निकल डिग्री लेकर के। जो मेरा अनुभव है, अगर एक सफाई कर्मी का भी वैकेंसी आ रही है तो उसमें भी वो अप्लाई कर रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं इस सोच को युवाओं को बदलना पड़ेगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि नौकरी करके ही हम अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, और उसमें भी खास तौर से बस सरकारी नौकरी। जी हाँ, नहीं सरकारी छोड़ दीजिए, अब तो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जो ठेके की नौकरियां हैं उनके लिए भी ये बड़े बड़े पढ़े लिखे युवा जो डिग्री धारक हैं ये वहाँ भी लाइन लगा रहे हैं। जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं अपने को अगर उस जगह पे रख के देखूँ, मैं युवा होता और आज का ये परिवेश होता, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, और मैं ये बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ और कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहा हूँ आपको। जब हमारे बीच इस तरह का तर्क वितर्क होता था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो कई ऐसे हमारे साथी थे जो कहते थे भाई ये पढ़ लिख करके डिग्री मिलने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, बड़े निराशा के भाव से बोलते थे। मैंने कहा यार ऐसा है, मैं बिल्कुल सटीक और दिल की बात आपको बता रहा हूँ और एकदम सही वर्जन दे रहा हूँ आपको। मैंने कहा यार मुझे तो कोई समस्या नहीं, मैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे नौकरी नहीं मिली तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि क्या करेंगे। हमने कहा मैं अपना भाग्य खेती में भी आजमाइश कर सकता हूँ, कहीं भी आजमाइश कर सकता हूँ। उसके अलावा सबसे छोटी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें सबसे कम धन लगेगा, आपको सुन के हंसी आएगी, ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा मैं एक चेरी पॉलिश का डिब्बा लूँगा और एक ब्रश लूँगा और कहीं भी बैठ जाऊँगा, पॉलिश करूँगा। मुझे क्या दिक्कत है भाई, ये किसी के नाम पट्टा तो है नहीं पैसा। सही बात है, मैं इसको कर सकता हूँ। एक जो तत्कालीन कालखंड में वो तितली छाप से करता था, पॉलिश करने वाला, आपको ध्यान होगा उस पर तितली बनी रहती थी। तो हमने कहा वो तितली छाप पॉलिश से पॉलिश करेगा और मैं चेरी से पॉलिश करूँगा, तो अंतर तो होगा जी। उसकी चमक बढ़ेगी जूते की, तो मेरे पास कस्टमर भी ज़्यादा आएंगे। अरे कहे आप मजाक कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे हमने कहा क्यों नहीं हो सकता भाई। एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि बेरोजगार बैठने से अच्छा आप 2 पैसा अपने बल पे कमाएं, उसमें कोई बेइज्जती नहीं है जी। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन बेरोजगार हो करके अच्छी खासी डिग्री ले करके और डिग्री का रोना रो करके कि हम बहुत बड़ी डिग्री धारक हैं, हम ये छोटा काम कैसे करें। तो या तो भाई आप उसमें इतनी काबिलियत पैदा करो कि आपको जितनी बड़ी डिग्री उतनी बड़ी नौकरी, उतना बड़ा काम, और अगर आपको उस डिग्री के बल पर उतना बड़ा काम, उतनी बड़ी नौकरी, उतना बड़ा कोई भी काम नहीं मिल रहा है तो फिर आप ऐसे डिप्रेशन में चले जाइए जी और अवसादग्रस्त होकर के घूमिए। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बेरोजगारी है। आज
एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लें कि अगर आप लेबर खोजने जाइए, लेबर चौराहे पे जी, मिस्त्री खोजने जाइए, तो कहे भाई 1,000 रुपये से कम पे मिस्त्री और 500-700 से कम पे लेबर नहीं मिलेगा आपको। जी। तो बेरोजगारी है कहाँ? और समय उसके पास है नहीं, आप जाइए समय आपको लेना पड़ेगा जी, अपॉइंटमेंट उससे लेना पड़ेगा कि भैया आपके पास 1 महीने बाद आऊँगा, 2 महीने बाद आऊँगा। तुरंत तो आपको मिलेगा नहीं। आप एक प्लम्बर वाले के पास जाइए और तुरंत कह दीजिए मेरा ये खराब भैया, तुरंत आप ये काम कर दो, वो कहेगा साहब अभी नहीं फुर्सत है। आप बिजली वाले के पास जाइए, तो छोटे मोटे टेक्निकल काम करने वाले टेक्निकल काम है, हफ्ते भर में सीखा जा सकता है और किया जा सकता है। और जो बिल्कुल शुद्ध श्रमिक है वो भी खाली नहीं है। आप लेबर ढूंढने जाइए, देखिए नहीं मिलेगा समय पे। तो ये दिखाता है हमें कि कहीं न कहीं बेरोजगारी हमारे दिमाग में है। हम रोजगार लेना ही नहीं चाहते। हमारे दिमाग में केवल यह है कि चाहे वो ठेके की नौकरी हो, लेकिन नौकरी रहेगी। नौकरी रहेगी। इस चीज़ को जिस दिन हम अपने दिमाग से निकाल देंगे, हमारे पास कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी। इतनी अपार संभावनाएं हैं, इतने क्षेत्र हैं, और कृषि ही जो कृषि प्रधान देश है, कृषि को आप लीजिए, उसी में अपार संभावनाएं हैं। कृषि, डेयरी, ये 2 चीज़ें अगर आप मिला लीजिए तो इतनी अपार संभावनाएं हैं। ना तो दूध की खपत कभी कम होनी है, ना खाद्यान्न की ऐसा है कि वो ज़रूरत नहीं है जी, ना फलों की, ना सब्जियों की। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हमेशा व्यक्ति को है। और सही दुरुस्त अगर आप दे रहे हैं तो अभी आप अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे जाइए तो आप देखेंगे कि एक जो गांव में हम लोग चिपरी बोलते थे, हाँ चिपरी बोलते थे, वो भी बेचा जाता है। वो एक चिपरी आपको 50 रुपये में मिलेगी। जी जी, मैं देखता रहता हूँ। और अगर उसको थोड़ा सा बस केवल एक सांचा बनवाइए और सांचे से कोई उसका आकार दे दीजिए, तो वो हो गया काऊ डंग केक, उसका नाम हो गया। जी जी जी। और उसको आप खरीदने जाएंगे तो वो शायद 200 रुपये में मिलेगा। जी जी, केवल उसको एक अच्छा सा रूप दे दिया गया, जबकि काम दोनों का एक ही है। जी, तो काम करने की आवश्यकता हमें है। बर्मी कंपोस्ट को ले लीजिए, अभी आप किसी भी ऑनलाइन साइट पे जाइए तो कितने रुपए किलो का बर्मी कंपोस्ट मिल रहा है। करना कुछ नहीं हमने एक अगर कृषि फार्म डेवलप कर लिया छोटा भी, तो एक तो ऑर्गेनिक की तरफ हम सारे लोग बढ़ रहे हैं। आज चाहे वो कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हैं, कहीं न कहीं वो हमारे खाद्य पदार्थों से आ रही हैं। जी जी, उनके थ्रू आ रही हैं। जो भी पेस्टिसाइड या जो भी कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल हम फसलों में कर रहे हैं, या तो उसके अंदर रहा है, जी जी, फिर वो उस खाद्यान्न के अंदर आ रहा है, फलों के अंदर आ रहा है, इवन दूध के अंदर भी आ रहा है। जिस तरह का वो चारा खाएगी गाय भैंस जो भी है वो भी आएगा। इन चीज़ों से बच करके अगर हम कुछ करना शुरू कर रहे हैं और प्योरिटी हमारे पास है कि हम प्योर चीज़ आपको दे रहे हैं, तो आप देखिए उसकी भी डिमांड ज़्यादा होगी और महंगी होगी। सामान्य से उसका दाम महंगा होगा। जी जी। तीसरी चीज़ कृषि के क्षेत्र में ले लीजिए, मोटे अनाजों पर बात हो रही है, काफ़ी बात हो रहा है कि मोटे अन्नों का आप सेवन करिए, आप स्वस्थ रहिए। जी, और उनको उत्पादित करने का खर्च बहुत कम है। जी, बाजरा है, ज्वार है, राई है, जौ है, पानी भी कम लगता है, उत्पादन अच्छा होता है, अच्छा, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बड़े बड़े लोग उसी को खा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जी जी, खाने को मिल नहीं रहा है। जी, चना है, ये सब चीज़ें, मतलब एक सामान्य जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो बातें मैं कह रहा हूँ, तो इस तरह से अगर व्यक्ति सोचना शुरू कर दे, मुझे नहीं लगता बेरोजगारी है। कहीं न कहीं उसको रोजगार मिल जाएगा। अपने लिए स्वरोजगार वो सृजित करे, बशर्ते जब हमारी प्रायोरिटी होगी कि हमें नौकरी ही करना है, हमें यही काम करना है। आप अपना दिमाग आगे बढ़ाएंगे नहीं, विस्तृत आप सोचेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि फिर तो आप बेरोजगार हैं। मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से आंसर कर दिया कि बेरोजगारी जो है वो दिमाग में है नहीं, अगर आप में कर्म करने की क्षमता है तो आप कहीं ना कहीं से अपने लिए रोजगार और
आय जनरेट कर लेंगे। कुछ करंट मुद्दों पे आते हैं। आपने अपने विभाग से ग्राम सभा से जुड़े हुए, युवाओं से जुड़े हुए प्रश्नों के बहुत जो है खुल करके आंसर किए हैं। कुछ करंट मुद्दे हैं जो कि थोड़े पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, उन पे भी आपका विचार जानना चाहूँगा। आप मिश्रा हैं, पंडित हैं, एक प्रश्न आया है उस पर थोड़ा सा बवाल चला है, कैसे देखते हैं? क्या ये जो राजनीतिकरण हो रहा है छोटी छोटी चीज़ों पे, क्या होना चाहिए और क्या कैसे इस पे रोक कैसे लगाया जाए? क्योंकि इसमें सामाजिक जो समन्वय है वो टूट रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अब देखिए, ये थोड़ी सी पॉलिटिकल बातें हैं और उसमें हम लोग बोलने के लिए बहुत अधिकृत नहीं हैं जी। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि कहीं कोई सामाजिक समरसता इससे बाधित नहीं हो रही है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कुछ चीज़ों को तूल देते हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत व्यापक उसका कहीं असर हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी लोग हों, बहुत ही विद्वान लोग पेपर सेट करते होंगे, जो भी सारी चीज़ें करते हैं, तो मैं उनको ऐसा कुछ तो नहीं कह सकता हूँ जो कि हमसे बहुत ज़्यादा विद्वान लोग हैं, लेकिन फिर भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर तो ध्यान देना चाहिए कि जिससे सामाजिक समीकरण बिगड़े, सामाजिक समरसता कहीं न कहीं बाधित हो। जी, जी। तो ऐसे विद्वान लोगों को पेपर सेट करते समय ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा या ऐसे आंसर्स उसमें बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता मुझे लगता है होनी चाहिए। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि ये इस तरह के क्वेश्चन पूछना अपरिहार्य है। यद्यपि उसमें और विश्लेषण पर हम लोग पंडित शब्द पे जाएंगे तो बहुत अलग तरह की व्याख्या हो सकती है। जी, जी। लेकिन उतने अंतर तक जाकर के हर व्यक्ति सोचने की क्षमता नहीं रखता है जी, कि उस परिप्रेक्ष्य में जी, सामान्य तौर पे परसेप्शन बन जाता है। जी। तो मेरा बस इतना ही है कि जो भी लोग इस तरह से पेपर सेटर्स हैं या जो भी विद्वान लोग हैं, कम से कम इस तरह की चीज़ों का तो उनको ख्याल रखना ही चाहिए कि ऐसा कुछ ना करें कि समाज में समरसता भी बिगड़े, सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो। तो ये सब चीज़ें ठीक तो नहीं हैं, स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूँ। वो किसी के लिए भी हो जी, वो किसी भी जाति विशेष के, क्योंकि यहाँ इसका कोई महत्व ही नहीं है आज के समाज में जी। भाई ब्राह्मण भी जूता बेच रहा है, जूते का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बड़ी स्पष्ट खुले तौर में कह सकता हूँ। जी, जी। क्या उसके पास शू की दुकान नहीं है? उसके पास सोने चांदी की ज्वेलरी की दुकान नहीं है क्या? जी। तो क्या उस भाई ऐसे तो पुश्तैनी पेशा सोनार का था जी, जूते का किसी और का था जी। लेकिन वो सारी चीजें जब मिक्स हो गई और सभी लोग सभी व्यवसाय कर रहे हैं जी, तो उसमें कोई कुछ विशेष तो रह नहीं गया, मुझे लगता है जी। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि महत्व तो नहीं देना चाहिए। नहीं, जो आपने बोला कि जो पेपर सेटर्स हैं, विद्वान लोग हैं और उन्हें समाज की परख है, समझ है, तो थोड़ा सा ऐसे चीज़ों से बचे और ध्यान दें। दूसरा जो यूजीसी वाला मुद्दा है सर, मुझे लगता है ये थोड़ा सा यहाँ पे भी सामाजिक समरसता को तोड़ने की कोशिश जाने अनजाने में हुई है और एक विशेष वर्ग को, जो सामान्य वर्ग है, उसको टारगेट किया गया है। उस पर आप क्या मानते हैं, कैसे अपना विचार रखना चाहेंगे? इसमें मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता जी। कोई नहीं, हम कोशिश यही है कि नहीं, हम जो मानते हैं हमने वो कोशिश किया कि नहीं आंसर मिले, लेकिन सही है जो आपके पद के हिसाब से है कि बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पे आप नहीं बोलना चाहेंगे। आप खुल करके बातचीत के बहुत सारी चीज़ों पे आपने समाज के आँख खोलने वाले एक तरीके से अपने विचार रखे। जो जिम्मेदारियां हैं गांव सभा की या जो पंचायतों में कर्मचारी हैं उनके बारे में आपने खुल करके बातचीत की, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।